डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वॉल्टर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। कभी कभी ऐसे जुर्म हमारे शहर में हो जाते हैं, उनके गवाह नहीं मिलते, उनके सबूत नहीं मिलते और तब इतना असहाय महसूस होता है। वो पीड़ित जो एक उम्मीद की नज़र से हमारी आंखों की तरफ देख रहे होते हैं, उनसे आंखें मिलाना कितना मुश्किल होता है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी कभी कभी शर्म सी आने लगती है। मैं अपने शहर को जुर्म से मुक्त करवाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे जुर्म यहाँ पर हो जाते हैं जिनके गवाह सबूत ढूंढने की जितनी कोशिश करो आप उसके अंत तक पहुंच नहीं पाते, वो मुजरिम को पकड़ नहीं पाते। और तब मैं इतना असहाय सा हो जाता हूँ, कभी कभी खुद को कोसने लगता हूँ और सोचता हूँ क्या मैं इस काम के काबिल भी हूँ। लेकिन मेरे सीनियर अच्छे हैं, सालों का तजर्बा है उनका। वो समझाते हैं कि जिंदगी में कभी कभी सर झुकाना भी पड़ता है। दुनिया में कई घटनाएं ऐसी हैं जिसे समझना आसान नहीं होता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी गुनहगार इतना शातिर होता है कि पकड़ा ही नहीं जा सकता। हमारे शहर के कई अनसॉल्व्ड केसेस अब भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। कभी कभी मन करता है खाली बैठा हूं, उन्हें खंगाल ही लेता हूं, लेकिन उसमें अपना दिमाग खर्च करने के बाद भी उन्हें समझना असंभव के समान होता है। ऐसे कई कत्ल के केस मुझे दिए गए हैं। इन्हें कोल्ड केसेस कहा जाता है, पुराने केस जो बंद हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अगर उन पर काम करना चाहता है तो अपनी मर्जी से वो काम कर सकता है। ऐसे कई अनसॉल्व्ड केसेस मेरे पास पड़े हैं। कभी कभी अपने दिमाग को तेज करने के लिए उस केस में घुसने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब बाहर निकलता हूं कुछ हाथ नहीं लगता। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कोई मुजरिम नहीं होता, किसी की छोटी मोटी गलती होती है। और इस बार भी किसी की छोटी गलती ने एक बड़ी लाइब्रेरी और एंटीक स्टोर को बर्बाद करके रख दिया था। एक आदमी सिगरेट पीता हुआ किताबों की दुकान के अंदर गया। बहुत ज्यादा मजाक किया जा रहा था। किताबें उसने अपने सामने खोल रखी थी और सिगरेट एक तरफ फेंक दी, लेकिन वहां ढेर सारे कागज थे। एक ऐसे ही कागज के ऊपर एक सिगरेट गिरी और उसके बाद आग लग गई। वो आदमी शरारती था, मालिक के आगे आगे भागने लगा, जबकि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे किताबों को आग लग चुकी है। बाहर उनका झगड़ा चल रहा था, अंदर वो किताबों की दुकान में आग लग चुकी थी। एंटीक स्टोर में ढेर सारी ऐसी चीजें थी जो जलकर खाक हो गई। वहां पर फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे तो थे, बहुत सारी चीजों को बचाया जा सका। काफी चीजें जल चुकी थी और वो बूढ़ा आदमी कह रहा था इसने जानबूझकर दुकान को जलाया है, इसे पकड़ लीजिए, इसे फांसी की सजा दिलवाइए। जबकि वो आदमी घुटनों के बल हाथ जोड़कर कह रहा था मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस शरारत करता हूं। गलती से सिगरेट डस्टबिन में नहीं फेंकी गई, एक तरफ गिर गई, उससे इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो बस इन्हें थोड़ा सा चिढ़ा रहा था। मैं कई बार इस दुकान पर आता हूँ, इन्हें चिढ़ाता हूँ, पूछिए इन्हें। वो बूढ़े आदमी ने रोते रोते कहा था तुम्हारी तो आदत है, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया ना। मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, अब क्या करूँ ये चीज़ों को, अब मैं कहाँ फेंकूँ। वहाँ मुझे अपने अंदर पुलिस वाले को लेकर नहीं आना था, एक मददगार को लेकर आना था। उस आदमी को मैं कहने लगा ऐसा करते हैं, ये कुछ जली हुई चीज़ें जो बची हैं इनमें से कुछ मैं भी खरीद सकता हूँ और मैं बाकी पुलिस वालों को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ें खरीदी जा सके जो नहीं जली हों तो आपका काम थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। वो बूढ़ा आदमी मेरी इस बात से काफ़ी खुश हो गया। वहाँ से कम जली हुई कुछ चीज़ें मैंने उससे खरीद ली। दाम थोड़ा ज़्यादा दिया, लेकिन बेचारा खुश हो गया था। ऐसे ही एक एंटीक फ़ोन को मैं लेकर आया था। पुराने ज़माने में ये फ़ोन चला करते थे। मेरे घर में लैंडलाइन है, लेकिन मैंने सोचा ये काम तो करता होगा ना,
एक बार अटैच करके देखूंगा। उंगली से नंबर घुमाए जाते हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं तो लगते होंगे ना। देखूंगा। और वैसे भी दिखने में वो फोन अच्छा था, बहुत ज्यादा पुराना, थोड़ा सा ही तो जला था, उसे मैं रिपेयर करवा सकता था। जब मैंने वो फोन घर में रखा, मेरी बीवी मुझे कहने लगी, ये क्या कबाड़ उठा कर ले आए? तुम्हें पता नहीं है नए फोन के साथ तुमने ये कैसा पुराना टूटा फूटा सा फोन रखा है? मैंने अपनी बीवी को कहा, तुम्हें पता है $5000 का ये मैं लेकर आया हूं। मेरी बीवी मुझे डांटने लगी थी कि मैं फिजूल खर्च करने लगा हूं, लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई तब मेरी बीवी खुश हो गई कि मैंने किसी की मदद की है। मैंने बेडरूम के बिल्कुल साथ वाले उस कमरे में उस फोन को रखा था। जो नया लैंडलाइन फोन वहां पर लगाया था उसकी तार निकाल दी, इस फोन की तार उसमें लगा दी। अब मैं एक बार इस फोन से भी बात करना चाहता था। कभी कभी इमरजेंसी कॉल मोबाइल पे नहीं आती, लैंडलाइन पे आती है, और मैं जब भी ये फोन बजेगा उठाकर बात करने के लिए उत्सुक था। लेकिन मुझे पता नहीं था पहली जो कॉल आएगी वो आधी रात को आएगी। मैं सोया हुआ था अपनी बीवी के साथ। अचानक वो फोन में रिंग बजी, और वो इतनी जोरदार रिंग थी कि जैसे भूचाल ही आ गया हो। एकदम मैं हैरान सा हो गया। घर में एक नई सी ध्वनि का सुनना आपके लिए काफी अजीब घटना होगी। मेरे कान भी एक बार के लिए हिल से गए थे। फिर मैंने जल्दी से जाकर उस फोन को उठाया, और उस फोन को उठाते ही मैं समझ गया ये एक इमरजेंसी कॉल है जो मेरे इस फोन पर ट्रांसफर की गई होगी। एक लड़की रोते रोते कह रही थी, कोई मेरे घर में आया हुआ है, कोई मुझे मारना चाहता है। मैंने दरवाजा बंद किया है लेकिन वो दरवाजे को तोड़ रहा है, जल्दी से मेरी मदद कीजिए। मैं उस औरत की मदद करना चाहता था। मैंने जल्दी से उससे एड्रेस मांगा, जिसके बाद मैं अपना वॉकी टॉकी उठा नहीं पाया, गाड़ी लेकर सीधा उस तरफ निकला। मैंने अपनी पिस्टल भी तैयार कर ली थी। जैसे ही मैं उस एड्रेस पर पहुंचा, जल्दी से भागा उस घर की तरफ। सामने वाला दरवाजा बड़ी जोर जोर से खटकाने लगा था मैं, साथ ही बाहर से बोल रहा, तुम जो भी हो देखो, अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बाहर निकलो। मैंने एक औरत को बाहर निकलते हुए देखा, हाथ ऊपर की तरफ किए हुए, बेहद डरी हुई। मैंने पूछा, आपने मुझे फोन किया था? उसने कहा, नहीं मैंने तो कोई फोन नहीं किया, लेकिन आप बाहर से इस तरह से धमकी दे रहे थे तो मुझे डर लगा। आप पुलिस वाले हैं ना? मैंने कहा, जी, वो मुझे एक कॉल आई थी कि यहां पर कोई घर में घुसा है और एक औरत को मारने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, यहां पर मैं अकेली रहती हूं, मैं अपने पति के साथ अब नहीं रहती, पति से थोड़ा झगड़ा है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। वो औरत घर से बाहर थी। मैंने अच्छे से पूछताछ की ताकि ऐसा ना हो कि कोई उसे डरा रहा हो, अंदर से उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। मैंने कई बार उससे बात की इशारों में, क्या कोई अंदर है? उसने साफ सर हिलाकर कह दिया, सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता आपको फोन किसने किया, लेकिन मैंने तो वो फोन नहीं किया। ये पूरी बात हो गई, जिसके बाद उससे माफी मांगकर मैं वापस घर की तरफ आया। मन में ही बुड़बुड़ाता जा रहा था, क्या यार पूरी रात खराब कर दी, किसी ने प्रैंक कॉल की होगी। जैसे मैं घर पहुंचा, मैं सबसे पहले वो नंबर निकालना चाहता था जहां से फोन आया है। तब दिमाग में आया, ये तो पुराने वाला फोन लगाया है, इसके आगे तो स्क्रीन भी नहीं होती, तो पता भी नहीं चलेगा कि फोन कहां से आया। ये बड़ी मुसीबत है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे प्रैंक कॉल्स आ ही जाते हैं, कोई ना कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन पुलिस वाले के साथ ऐसे मजाक करना सही नहीं। कोई बात नहीं। वो रात मैंने गुजारी। मेरी बीवी भी थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि लगभग 2-3 घंटे के लिए मैं घर से बाहर था। सुबह के करीब मैं वापस आया, अच्छे से सो नहीं पाया, काम पर भी थोड़ी थोड़ी नींद आती रही। मेरे साथी बार बार मुझसे मजाक किए जा रहे थे कि लगता है बीवी के साथ रात को तुम जागते रहते हो, लेकिन मैं उनके मजाक को ज्यादा ध्यान से सुन नहीं रहा था। मैं कोल्ड केसेस पर काम कर रहा था। वो फाइल्स में ध्यान लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी आंखें बंद होती, लेकिन फिर भी दिन भर मैंने काम अच्छे से किया। रात के वक्त मैं फिर से घर आ गया। अपनी बीवी के साथ समय बिताने के बाद जब मैं सोया हुआ, फिर से रात के 12 बजे फोन रिंग हुआ। जल्दी से भागकर मैंने उस फोन को उठाया। उसकी रिंग इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरे घर में भूचाल सा आ जाता। फोन उठाया तो सामने से फिर से कोई इमरजेंसी कॉल थी जो शायद इस फोन पर ट्रांसफर की गई थी।
लेकिन इस बार पता लगा कि ये कोई इमरजेंसी कॉल नहीं थी। पुलिस स्टेशन से ही मुझे फ़ोन आया था कि एक कत्ल हो गया है, जल्दी से जल्दी इस एड्रेस पर पहुंचो। जब मैं उस एड्रेस पर पहुंचा, हैरान हो गया। ये वही घर था जहां से कल मुझे एक प्रैंक कॉल आई थी। इस घर में कोई उस औरत को नुकसान पहुंचा रहा है, एक औरत की ये आवाज़ थी। उस घर में कल रात जिससे मैंने बात की थी, उस औरत की लाश मिली। किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। मैंने पुलिस वालों को यही बताया कि यहां से मुझे एक प्रैंक कॉल आई थी, मैंने उस औरत से बात की। शायद उसे ब्लैकमेल किया गया होगा या कुछ और भी हो सकता है। मैंने इशारों से उससे बात करने की कोशिश तो की थी। और ये कत्ल कब हुआ? वहां मुझे पता लगा कि वो कत्ल तो आज रात हुआ है। कल रात मुझे फोन आया था। एक दिन वहां पर क्या क्या घटा, आस पड़ोस में लोगों से बात की गई। सबने यही बताया कि पूरा दिन वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अपने पति से झगड़े की बात बार बार किए जा रही थी। यानी कि रात को वो प्रैंक कॉल ही था। और क्या ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि वैसी घटना अगली रात हो गई? अच्छे से हमने घर को चेक किया। कातिल कोई भी हो सकता है, उस औरत का पति भी हो सकता है या कोई और भी। पीछे वाली वो जो खिड़की थी वो टूटी हुई थी, यानी कोई खिड़की के रास्ते अंदर आया, उस औरत को भगाया और वहां साफ साफ निशान थे। एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को फाड़ा गया, यानी वो औरत कमरे के अंदर चली गई थी। फोन एक तरफ गिरा हुआ, उसने इमरजेंसी फोन लगाया जो शायद सही से लग नहीं पाया या कनेक्ट नहीं किया। लेकिन इतने में वो आदमी ने दरवाजे को फाड़ डाला और अंदर आकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बड़े बड़े जूतों के निशान थे जो साबित करते थे कि ये कोई मर्द के पैरों के निशान हैं। बड़े बड़े जूते 11 नंबर के। और हमें उसके बाद तफ्तीश अच्छे से करनी थी। ये एक बड़ा संयोग है और मुझे बार बार बेचैनी हो रही थी। उस औरत की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था भले ही वो प्रैंक कॉल था, एक संयोग था, लेकिन शायद मैं उसकी मदद कर सकता था। लेकिन करता भी तो कैसे, मैं समझ ही नहीं पाया। और उसके साथ पहले कुछ हुआ थोड़े ना। संयोग भी मुझे इतना परेशान कर सकता है, मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन उस केस को मुझे नहीं दिया गया, किसी और ऑफिसर को दिया गया। और मैंने उस ऑफिसर को साफ कह दिया था, मेरी मदद की कोई भी ज़रूरत हो, कभी भी, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, मुझे बता देना। वो एक अच्छा पुलिस वाला था, इस केस पर वो काम करने वाला था और उसने इस केस को अच्छे से समझ लिया, मुझसे भी अच्छे से बात की। जिसके बाद मैं किसी पुराने केस पर ही काम करने लगा। नए केस मुझे मिल तो रहे थे, लेकिन मैं किसी छोटी मोटी रॉबरी पर काम नहीं करना चाहता था, कोई दुर्घटना की तफ्तीश नहीं करना चाहता था। मैं कोई ऐसे बड़े केस पर काम करना चाहता था जहां सच में मेरे दिमाग का इस्तेमाल हो और मैं किसी कातिल को, किसी मुजरिम को पकड़ पाऊं। इसके बाद अगली रात पूरे 12 बजे फिर से फोन रिंग हुआ। मैं भौंचक्का सा होकर उठकर फोन की तरफ भागा, जबकि मेरी बीवी मुझे डांट रही थी कि ये फोन को वहां क्यों लगाया है, आवाज बहुत ज्यादा करता है, नींद खराब कर देता है जब भी रात को फोन बजता है। रात को लैंडलाइन पर बहुत कम फोन आते थे, लेकिन जब भी ऐसा कोई फोन आता तो नींद खराब हो जाती। भागा मैं, फोन को उठाया, फिर से ये इमरजेंसी कॉल थी और उसमें एक आदमी जो कि एक छोटे से कसीनो का मालिक था। रात को उस कसीनो में कुछ लोग घुस आए हैं और वो डकैती कर रहे हैं। एक बंदूक की नोक पर लोगों को वहां रोका गया है ताकि वो किसी से फोन पर बात ना कर पाएं, लेकिन ये मैनेजर था जो कि लॉकर में घुसकर फोन लगा पा रहा था। इसके बाद मैंने अपने साथियों को फोन किया। 2 साथी मेरे साथ थे। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, कसीनो के अंदर पहुंचते ही हालात पूरी तरह से सामान्य थे। मैं अब अच्छे से जानना चाहता था, क्योंकि कई बार यहां पर पहुंचने के बाद जो डकैत बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, जिन्होंने किसी को किडनैप किया होता है और बंदूक की नोक पर बाकियों से झूठ बुलवाया जाता है, तो मैंने सबको बाहर आने के लिए कहा। एक एक करके सबको बाकियों से अलग किया गया, हथियारों की जांच की गई। 1 घंटा लगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथियों ने यह माना कि मुझे प्रैंक कॉल आई है और ऐसी प्रैंक कॉल का नंबर निकलवाना होगा। मैंने बताया उन्हें, मेरे फ़ोन में ऊपर स्क्रीन नहीं है,
ये एंटीक फ़ोन है जिसका मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। मेरे साथी मेरा मजाक बना रहे थे। मैं नंबर इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता था। तो अगले दिन जब मैं फ़ोन कंपनी में जाकर वो नंबर निकालना चाहता था तो लिस्ट में कोई ऐसा रात के वक्त फ़ोन आया ही नहीं। लिस्ट में शो हो ही नहीं रहा था। और इससे पहले भी जो इमरजेंसी कॉल आई थी, एक प्रैंक कॉल जो एक संयोग था, वो नंबर भी वहाँ पर था ही नहीं। जैसे ये 2 फ़ोन आए ही ना हो। मैं हैरान था और मैंने काफ़ी ज़्यादा डांटा। उन लोगों को कहा मैंने कि ये आपकी गलती है, आपकी फ़ोन कंपनी बीच में से कई नंबर को मिस कर रही है। उनका कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। मैं उसे पकड़ना चाहता था जिसने मेरे साथ मजाक किया है। अब मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। ये तो काफ़ी हैरानी वाली बात है ना। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था, वहां जाकर मुझे पता लगा रात को जिस कसीनो में हम चेक करने के लिए गए थे, 3 घंटे बाद वहां पर डकैती हुई। हमारे जाने के बाद वहां डकैती हुई और वो जो डकैत थे हथियारों के साथ आए और मैनेजर अंदर लॉकर में घुस चुका था। लेकिन लॉकर में रेंज नहीं आती, वो फोन कर नहीं पाया। हालात बिल्कुल वैसे जैसे ये भी एक संयोग हो कि उस आदमी ने मुझे फोन किया हो, लेकिन डकैती से 1 दिन पहले बिल्कुल वैसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। और लिस्ट में कोई फोन नंबर नहीं। उसके बाद मैंने मैनेजर से सख्ती से बात की। मुझे लग रहा था वो इस डकैती में शामिल है। ज़रूर उसने कुछ ऐसा किया जिससे हम पुलिस वाले वहाँ पर आए और वहाँ ये प्रैंक कॉल समझकर वहाँ से चले गए और बाद में डकैती हुई बड़ी आसानी से, किसी को शक तक नहीं हुआ। मैनेजर मिला हुआ है। लेकिन एक पुलिस वाला साफ कह रहा था मैनेजर उसका रिश्तेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। ऐसी दुर्घटना के बाद वो बहुत बुरी तरह से फंसेगा और दिवालिया घोषित तक हो जाएगा। ये कसीनो बिक तक सकता है। आखिर अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगा। बात उसकी भी सही थी, लेकिन ये संयोग है या कोई सच में मेरे साथ मजाक कर रहा है, जिसे पता है कैसी कैसी घटनाएं कब कब होने वाली हैं। हो सकता है ये डकैतों का कोई नेटवर्क हो और उनमें से कोई मुझे ये सब बता रहा है। लेकिन कत्ल और डकैती दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। सोच में पड़ा हुआ था मैं और उस फोन की तरफ देख रहा। अब मैं नंबर सामने से फ्लैश होता हुआ देखना चाहता था। एंटीक फोन की तार मैंने निकाल दी, नए वाला फोन लगा दिया। अब मैं उस फोन को बंद करके ही रखना चाहता था, लेकिन बस देखने में सुंदर था तो मुझे लगा लैंडलाइन के साथ उसे भी टिकाए रखता हूं। देखता रहूंगा, दिखने में अच्छा लगेगा, लोग पूछेंगे तो कुछ बताऊंगा। लेकिन अब उस परेशानी को अपने सामने दोबारा लाना नहीं चाहता मैं। उसके 2 दिन बाद पूरे रात के 12 बजे फोन रिंग हुआ और मैं और मेरी बीवी भौंचक्के से हो गए। उठकर मैं फोन की तरफ भागा, जबकि मेरी बीवी मुझे डांट रही थी कि तुमने फिर से लैंडलाइन को अटैच कर दिया। मैंने कहा मैंने अटैच नहीं किया, यह काम तुमने किया होगा। अब नए फोन का इस्तेमाल करेंगे, पुराना तो मैंने बस वैसे ही टिका कर रखा है। जब मैं फोन के पास गया, जल्दी से उस फोन को उठाया इससे पहले कि फोन कट जाता। मैंने कान में लगाया। ये एक औरत की आवाज़ थी जो अपने घर में सुरक्षित थी, लेकिन वो कह रही थी मेरे बिल्कुल सामने वो जो एटीएम है उसे लूटा जा रहा है। आसपास कोई मौजूद नहीं है, मैं बस बताना चाहती थी। मैंने उससे एड्रेस लिया, उसने एड्रेस बताया। वही एटीएम के सामने वाला वो घर वो औरत का था। मैं वहां से कई बार गुजर चुका था। मैं इसलिए परेशान था क्योंकि सामने नंबर तो फ्लैश कर नहीं रहा होगा। फोन उसने काट दिया। जानकारी मुझे दे दी थी। ये एक प्रैंक कॉल है या असली कॉल है, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे चेक करना था ये नीचे से वायर चेंज किसने की। मैंने नीचे तार को हाथ लगाया तो वो फोन की तार तो निकली हुई थी, अटैच थी ही नहीं। तो इस फोन पर कॉल आई कैसे? यह असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। मैं एक मझधार में फंसा हुआ था। बताता तो किसी को क्या बताता कि एक बंद पड़ा एंटीक फोन अपने आप बजने लगा, तार भी नहीं लगी थी। कोई मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन मुझे एक चीज का पता था, ये जो हो रहा है
असंभव के समान है। क्या मैं वहां पर जाऊं? क्या मुझे जाना चाहिए? एक बार अपनी बीवी से बात करता हूं। अपनी बीवी को मैंने ये बताया। मेरी बीवी भी कह रही थी, तार लगनी चाहिए तभी तो फोन चल रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई प्रैंक फोन है, खराब फोन है जिसके अंदर से अपने आप आवाज आती है? मैंने कहा नहीं, ये एंटीक फोन है, मैंने इसे खोलकर देखा है, ये काम करता है, तभी तो अटैच किया था मैंने, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बीवी ने मुझे रोका कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये कोई प्रैंक कॉल है, पता नहीं वो फोन कैसे बजा, लेकिन तुम सो जाओ। उस रात मैं सो गया और अगले दिन मुझे जानकारी मिली कि सच में उस एटीएम को लूटा गया है और मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। कोई था जिसने मुझे बताया, लेकिन मैं वहां पर नहीं गया। लेकिन हैरानी की बात मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पता चली। फोन मुझे 12 बजे आया था। उस एटीएम में लूटपाट की घटना 5 बजे हुई और सुबह सुबह वहां एक गाड़ी आई। वहां से कुछ लोग निकले, एटीएम को तोड़ा, बड़ी तेजी से उस गाड़ी के पीछे बांधा, उसके बाद खींचा तो वो एटीएम आगे से फट गया। नोटों को उन्होंने निकाला और गाड़ी लेकर वो फरार हो गए। और जिस औरत ने सामने से ये लूटपाट देखी थी, उसने लगभग 5 बजे इमरजेंसी कॉल लगाई थी। कई पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, उससे बातचीत हुई। मैं भी वहां पर पहुंचा। मैंने उससे कहा कि आपने रात को 12 बजे फोन किया था, तब भी क्या कोई ऐसी घटना हो रही थी? उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि 12 बजे तो मैं रात के वक्त कॉफी पीती हूँ। कई बार रात को जागने का मुझे शौक है। दिन के वक्त कभी कभी ज्यादा नींद आती है बुढ़ापे के कारण, रात को मैं जागती हूँ। 12 बजे मैं टीवी देख रही थी, तब तो मैंने कोई फोन नहीं किया। जब कोई घटना घटी ही नहीं तो मैं फोन क्यों करूंगी? आप फोन चेक कर लीजिए। रात के 12 बजे फोन नहीं किया, सुबह 5 बजे थोड़ी थोड़ी रोशनी होने वाली थी, तभी उन्होंने ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ये 2 से 4 मिनट रॉबरी चली। मैं घर के अंदर थी, डरी हुई थी। वो लोग बिल्कुल चौकन्ने, तेजी से काम किया और निकल गए। फोन लगाया मैंने इमरजेंसी को, बताई पूरी घटना। वो औरत की आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे मुझे फोन आया था। मैं पुलिस वालों के सामने उससे सख्ती से बात कैसे करता? जब पुलिस वालों को मैं ये बताता कि फोन की तार निकली थी तब फोन आया, वो मुझे पागल समझते और मैं उनके सामने पागल साबित नहीं होना चाहता था। वो फोन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है उस फोन में जो संयोग के बराबर सामने से कुछ दर्शाता है। घर आकर अपनी बीवी को मैंने ये बात बताई और मेरी बीवी बहुत ज्यादा डर गई कि ये कोई भूतिया फोन है और हो सकता है ये फोन आपको कहीं ना कहीं फंसा दे। लेकिन मेरा मानना था नहीं, ये सच में एक संयोग है कि भविष्य में होने वाली घटना कुछ घंटे पहले कोई फोन करके बता देता है। आवाज भी बिल्कुल वैसी निकालता है जैसे सामने वाला निकालने वाला हो। ये कोई बड़ी गैंग तो नहीं और उस गैंग का कोई मेंबर जानबूझकर मुझे टेस्ट कर रहा हो। मेरी बीवी ने कहा, फिर तार कैसे निकली हुई थी? उसका जवाब न मेरे पास न मेरी बीवी के पास। मुझे उस फोन पर शक सा होने लगा था और मैंने उस फोन को दूसरे कमरे में रखा और अपनी बीवी को कहा कि मैं उस कमरे में सोना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या यह फोन तब भी रिंग करता है। 2 दिन बाद फोन फिर से रिंग किया, रात के 12 बजे, और मुझे कॉल एक लड़की की आई थी जो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने कहा कि वो पार्टी से आ रही थी और एक चोर ने उसका बैग छीन लिया। उसमें $10,000 थे और वो रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। फोन उसके एक हाथ में था और अभी अभी उसने फोन किया है। मैंने उससे एड्रेस लिया। मैं उस जगह, उस सड़क पर पहुंचा। रात के 12 बजे वहां कोई लड़की रोती हुई नजर नहीं आई। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया, क्या कोई ऐसी कंप्लेंट वहां पर आई है? कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई थी, लेकिन मैं अच्छे से चेक करना चाहता था और खास तौर पर उस लड़की से मैंने पूछा था समय। उसने 3 बजे बताया था जब पार्टी खत्म हुई। वो एक बार था, क्लब था और वहां सच में 3 बजे पार्टी खत्म होती है। बाहर गाड़ी लगाकर मैं देखता गया। उस लड़की ने अपने कपड़ों का रंग भी बताया था। मैं सीधे जाकर उस लड़की से बात करना नहीं चाहता था। मैंने वहां पर देखा कई लड़के लड़कियों के साथ थे, कई लड़के अकेले आए हुए, कुछ ऐसे लग रहे थे जो शक्की नजर से लोगों की तरफ देख रहे। मुझे एक आदमी पर शक हुआ। जैसा कि उस लड़की ने बताया,
काली हुडी पहनी हुई है, हाथ में एक चाकू है और एक आदमी वहां पर काली हुडी में था। एक हाथ उसने जेब में डाला हुआ इंतजार कर रहा जैसे किसी का। वहां पर गाड़ी लगाकर पिस्टल मेरे हाथ में थी। मैं एक बड़े से पोल के पीछे छिप गया। वहां पर जब भीड़ छंट चुकी थी, वो आदमी तब भी वहीं पर, और वही लड़की वही ड्रेस पहने, एक हाथ में बैग दूसरे हाथ में फोन, अपनी सहेली को बाय करके उस गली से गुजर रही। तब मुझे लगा 3 बजे का वक्त है, जैसे बिल्कुल वो घटना होने वाली है। वो आदमी ने जेब से हाथ निकाला था इधर उधर झांकते हुए कि वहां तो कोई मौजूद नहीं है। मैं तो छिपा हुआ था, मुझे पता था वो किस तरफ भागेगी। मैंने वहां खड़ा होकर इंतजार किया। वो चाकू लेकर लड़की की तरफ गया, बैग छीना, फोन लड़की के हाथ में था। उसने चाकू उसकी बाजू पर मारा, आगे की तरफ भागा जहां पर मैं पहले ही खड़ा था। सामने से बंदूक उसके सर की तरफ तान कर मैंने कहा था, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा, हिलना मत, रुको रुको, यहीं पर रुको। वो इतना घबराया, चाकू उसके हाथ से छूट गया, घुटनों के बल आ गया। मैंने हथकड़ी लगाई और वो लड़की खुश थी। उसने कहा, आप तो फरिश्ता बनकर यहां पर आ गए। कौन सोच सकता है कि एक पुलिस वाला वहां पर छिपा होगा, किसी पर शक कर रहा होगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। हर किसी का कहना था कि तुमने एक ऐसा केस सुलझाया है जो घटना होने से पहले ही मुजरिम को पकड़ने में हमारे काम आ सकता है। शायद ये केस हमें पब्लिसिटी देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि पुलिस तो जुर्म होने से पहले वहां पर पहुंच रही है। सब मुझ पर हंस रहे थे, कुछ मेरा मजाक बना रहे, कुछ मेरी तारीफ कर रहे, लेकिन सब यही कह रहे थे, तुम्हारी किस्मत थी कि तुम उस समय उस जगह पर थे। लेकिन उन्हें मैं कैसे बताता, मेरे घर में एक ऐसा फोन है जिसमें कंप्लेंट्स आती हैं घटना घटने से पहले। मैं हैरान हो चुका था। घर आकर मैंने अपनी बीवी को जब ये बात बताई, मेरी बीवी डर चुकी थी। मेरी बीवी ने कहा, उस फोन को बाहर फेंक देना चाहिए, ये भूतिया फोन लगता है, ऐसी चीजें सच में नहीं हो सकती, ऐसी रहस्यमय चीजों से दूर रहना चाहिए। मैंने मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैंने किसी और को नहीं बताई, लेकिन मैं पक्का करना चाहता था कि वो फोन बिना तार के एक तो चलता है, बैटरी उसमें है नहीं, फोन आता है तो भविष्य से आता है। इस तरह से मैं इसका काफी फायदा उठा सकता हूं। मेरी आंखों में कोई लालच नहीं थी, मैं लोगों की मदद ही करना चाहता था। मुझे मेडल से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एक ऐसा हथियार मेरे हाथ लगा था जिससे भविष्य में होने वाली जुर्म को मैं पहले सुलझा सकता था। कुछ दिनों बाद फिर से मुझे एक फोन आया और इसमें एक आदमी चीखता चीखता कह रहा था, वो मुझे मार डालेंगे। मेरे घर में 2 लोग घुसे हैं, लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे मार डालेंगे। मैं जानता था ये घटना अभी घटी नहीं है, उसी फोन पर कॉल आई है, यानी तैयारी के लिए मेरे पास समय है। मैंने उस आदमी से पूछा, कितने लोग हैं? उसने कहा 2 लोग हैं, घर के अंदर हैं और वो लूटपाट कर रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। मुझे लगता है वो मुझे मारने के लिए ही आए हैं। उनकी बातों से साफ था ये लूटपाट वो बेवजह कर रहे हैं। मैंने उससे जानकारी ली, लेकिन अगर ये बात मैं किसी और पुलिस वाले को बताता, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए मुझे लगा मुझे वहां अकेले जाना चाहिए। 2 लोग हैं ना, यकीनन वहां जाकर मैं कोई ना कोई तरकीब लगा लूंगा। बंदूक मेरे पास है, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैंने गाड़ी वहां पर लगाई, उस घर के बिल्कुल सामने, जानता था मैं घटना घटी नहीं है, समय है। वो आदमी मुझे डरता डरता बता नहीं पाया कि ये दिन कौन सा है, वक्त कितना है। फोन काट दिया था, लेकिन मेरे पास इतना बहुत था, बस मुझे यहां टिके रहना है। आज की रात या कल की रात घटना तो घटेगी ना, लेकिन मुझे नहीं पता था वो घटना कुछ मिनट बाद ही घट जाएगी। मैं खड़ा इंतजार कर रहा, खाने का सामान लेकर आया था, पूरी रात में जागने वाला था, घर पर निगरानी रखने वाला था। वहां 2 गाड़ियां आईं, एक काफी दूर रुकी थी, पीछे वाली वायरिंग को काटा गया ताकि वहां लाइट बंद हो जाए। आगे वाली एक गाड़ी सीधा उस घर के आगे रुकी थी। एक आदमी बिल्कुल पीछे जाके वो कैमरे को तोड़ रहा था, दूसरा आदमी घर के अंदर घुस गया। मैं हैरान था। उस आदमी ने कहा था 2 लोग हैं,
लेकिन यहां तो ज्यादा लोग लग रहे हैं, 2 पीछे वाली गाड़ी में, 2 आगे वाली गाड़ी में। जैसे ही वहां पर वो लोग घर के अंदर घुसे थे तभी मैं जान गया था समय हो गया है, फोन लगाना होगा। मैंने अपने कई साथियों को फोन लगाया कि वहां पर एक घर में लोग घुसे हैं, किसी को मारना चाहते हैं, संख्या ज्यादा है, रिस्पांस के लिए और पुलिस को भेजो। मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे ये नजर आया है। इमरजेंसी फोन लग चुका था मेरी तरफ से और वो आदमी घर के अंदर से शायद कुछ समय में फोन लगाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात, जब तक मैं पुलिस के आने का इंतजार करता, 2 लोग घर से डरकर बाहर की तरफ भागे थे। ऐसे भागे जैसे वो घटना या तो घट चुकी हो या उन्हें पता लग गया हो। पीछे वाली गाड़ी बड़ी जल्दी निकली थी, आगे वाली गाड़ी में वो 2 लोग बड़ी तेजी से निकले। मैं पीछा करना चाहता था लेकिन वो आदमी अंदर जख्मी था, खिड़की पर बाहर की तरफ धक्का दे रहा। उसे लग रहा था कोई अंदर ही है। मैंने उस घर के अंदर जाकर उस आदमी की मदद की। उसे अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद की जरूरत लगी। पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके थे लेकिन उन लोगों को पकड़ा नहीं जा सका। जिसके बाद पुलिस वाले मुझसे जानना चाहते थे, तुम इस समय वहां कर क्या रहे थे? मैंने कहा मैं बस वहां से गुजर रहा था। ये एक संयोग है कि मेरे सामने मैंने लोगों को ऐसा काम करते हुए देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने 2 गाड़ियां देखी और मुझे लगा ये 4 लोग हैं, मैं अकेला कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझसे कुछ पूछताछ हुई और उसके बाद घटना होने से पहले मैंने घटना को रोका। लोग खुश थे लेकिन मेरे मन में एक शंका थी। घटना वैसे नहीं घटी जैसे फोन पर बताई गई थी। घटना में बदलाव हुआ। क्या उन्होंने मुझे देख लिया था गाड़ी के अंदर, या कोई और चीज जिससे भविष्य बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था? इसके बाद मैं ये जानना चाहता था ये बदलाव हुआ कैसे होगा। और ये बिल्कुल वैसी घटना थी जैसी हमारे शहर में पहले भी हो चुकी है। कई ऐसे लोग जो असल में किसी और केस के गवाह थे, उन्हें इस तरीके से मारा गया। ये भी एक केस के गवाह थे, ये भी मारे जाते। लेकिन आखिर ये घटना किसी और घटना से जुड़ी हुई तो नहीं है? कई ऐसे केस जो मुझे लगता है आपस में रिश्ते रखते हैं, ये घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हो सकती हैं। उस आदमी से मैं अच्छे से जानना चाहता था, आखिर जिस केस का वो गवाह है, क्या वो उसके लिए गवाही देने के लिए तैयार है? क्या उसे धमकियां मिल रही थी? और ये सच था, उसे धमकियां मिल रही थी। वो पुलिस की निगरानी में था लेकिन अभी अभी उसकी निगरानी खत्म की गई थी क्योंकि अब धमकियां मिलना बंद हो चुका था। उस केस को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन ये आदमी बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि घटना उस तरह से नहीं घटी है और तफ्तीश अच्छे से नहीं हो पा रही है। ऐसे कई केस थे, गवाहों को इस तरह से मारा गया। और जो गवाह मरे, ऐसा नहीं था कि उन्हें मारने के लिए ही खास तौर पर लोग आए हों। चोरी चकारी के केस, किसी ट्रक के नीचे आकर मर जाना, कोई दुर्घटना में किसी बिल्डिंग से गिर जाना, ऐसे लोगों की मौतें हुई थी। और अब मुझे उस आदमी से अच्छे से बात करनी थी। मुझे शक होने लगा था और कई केस आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ा घपला चल रहा है। हो सकता है इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हों, क्योंकि मैंने इमरजेंसी कॉल लगाई थी और सभी पुलिस वालों को ये बता दिया गया। ज़्यादा पुलिस वाले, लगभग 11 से 12 लोग वहाँ पर पहुँचे थे और उनसे पहले वो लोग भागे। उनमें से कोई ना कोई तो पुलिस वाला होगा या पुलिस वालों से रिश्ता रखता होगा। मुझे अब इस केस को बहुत ही शातिर तरीके से सुलझाना होगा, क्योंकि कई पुलिस वाले ऐसे थे जो मुझसे जानना चाहते थे, ये संयोग जो तुम्हारे साथ होते हैं ये क्यों होते हैं? तुम्हें पता कैसे लगता है? क्या बताता मैं उन्हें? मुझे शक था, हो सकता है इनमें से कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मैंने अब उस कोल्ड केस को अपने हाथों में ले लिया जो बंद हो चुका था, लेकिन वो उसका गवाह था। उसकी गवाही दर्ज की गई थी, लेकिन जैसे इस केस में असली सबूतों को सही तरह से पहचाना नहीं गया। केस को रीओपन मैं कर चुका था। इसके बाद कई पुलिस वालों ने मुझे सतर्क भी किया था कि इस केस में कई पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं और कई पुलिस वाले दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। ऐसे हमले उन पर भी हुए जिनके पास ऐसे कुछ केस गए। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाना चाहता था। उस कोल्ड केस पर मैं काम करने लगा, जहां पर 5 लोगों को मारा गया था। कारण कोई जान नहीं पाया, गवाह मिले नहीं, सबूत मिले नहीं,
एक ये गवाह था और इसने देखा एक सफेद रंग की गाड़ी वहां पर आई थी। इसी के साथ वहां घटी घटनाओं के बारे में भी उसने जानकारी दी, लेकिन वहां सबूत अच्छे से मिल नहीं पाए। मैं तफ्तीश करने लगा, अच्छे से तफ्तीश करने लगा और मुझे इंतजार था। रात के वक्त फोन भी आ सकता है, तो मैं रात को 12 बजे से पहले घर भी वापस आ जाता। और उसके बाद रात के 12 बजे मुझे फोन आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया, सामने से जो बात कर रहा था वो बिल्कुल मेरी आवाज थी। मैंने इमरजेंसी में फोन लगाया कि मेरे घर में 6 लोग आ गए हैं जो सीधे सीधे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बीवी को एक कमरे में ले जा चुका हूं, लेकिन अब इस कमरे से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी पिस्टल भी मेरे ड्रॉर से बाहर निकाली जा चुकी है। मुझे नहीं पता मेरी पिस्टल कब गायब हुई, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है और मुझे लगता है मुझे बुरी तरह से फंसाया गया है। मैंने अच्छे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे हालत में मैं भी घबरा जाता। तो सामने से वो जो आवाज़ थी घबराई हुई, वो आवाज़ उसने फ़ोन काटा या बस इतनी ही बात की और मैं सन्न था। जानता था मेरे साथ कभी भी ये हो सकता है, आज की रात या कल की रात। क्या करूं मैं? अब मैं क्या करूं? किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। बेवजह यहाँ पुलिस वालों को मैं रख नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई एक मुझे मारने की कोशिश करे। ये कातिल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? मैंने तो इस केस को हाथ लगाया है। इससे जुड़े हुए लोग ही मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस केस में कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं जिन पर शक है, और मैं इस केस को अच्छे से सुलझाऊंगा अगर जिंदा रहूंगा। अगले दिन मैंने बहाना लगा दिया कि मैं बीमार हूं। वो रात तो किसी तरह से गुजर गई। मैं पिस्टल को अपने हाथ में रखे हुए ही था, खिड़कियों से बाहर झांके जा रहा था। अपनी बीवी को डराना नहीं चाहता था, और सुबह मैंने अपनी बीवी को यह सब बता दिया। मेरी बीवी का मुझसे दूर होना भी काफी घातक साबित हो सकता था। हो सकता था कि अगर वो बाहर कहीं जाती, उसे किडनैप कर लिया जाता और मुझे वहां बुलाया जाता, और इस तरह हमें मारने की पूरी प्लानिंग की जाती। तो मेरी बीवी घर में ही थी, मैं काम पर नहीं गया, तो कुछ पुलिस वाले मेरी सेहत के बारे में जानने के लिए घर पर आए, और तब मुझे शक सा होने लगा। वो बार बार घर में रखी चीज़ों को देख रहे थे बहुत अच्छी तरह से, और वो मेरे सीनियर थे। मेरी सेहत के लिए वो इस तरह से घर पर कभी नहीं आते थे। मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनका, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जिस ड्रॉर में मैं पिस्टल रखता हूं, वो उस ड्रॉर तक पहुंचे। उस ड्रॉर को खोलकर देखा, पिस्टल को चेक किया। कहने लगे, तुम इसका इस्तेमाल भी करते हो या ऐसे ही रखते हो? मैं पूरी तरह से हर बात को समझ पा रहा था। कई पुलिस वाले उस केस में शामिल हैं, और ऐसे कई केस हैं जिनका रिश्ता आपस में है, ये मेरा मानना है। बस वो कड़ी मैं पहचान नहीं पाया। कई बार सबूत नहीं मिलते, कई बार गवाह गायब हो जाते हैं। कोई पुलिस वाला तो मिला हुआ हो सकता है ना। मेरा सीनियर और उनके भी सीनियर, 6 ऐसे लोग जिनके अलग अलग नाम अलग अलग केसेस में थे। बिल्कुल इनके जैसे लगने वाले वो लोग जिनका हुलिया कई गवाहों ने बताया मरने से पहले, ये भी तो वो हो सकते हैं। उनके जाने के बाद मैंने उस ड्रॉर को दोबारा से चेक किया। पिस्टल मौजूद नहीं थी। उनमें से किसी ने वहां से पिस्टल को हटाया। यकीनन वो पिस्टल कहीं और रखी होगी। बाद में हो सकता है मुझे फंसाने की कोशिश हो, यानी आज की रात वो दुर्घटना घटेगी तो मुझे तैयारी करनी होगी, और मैं जानता हूं तैयारी कैसे की जा सकती है। अगर मुझे मारने के लिए मेरे घर में कोई आ जाए, मेरी पिस्टल मौजूद ना हो, तो मैं बुरा फंसूंगा। लेकिन कुछ लोगों का फायदा मैंने भी करवाया है। कुछ ऐसे लोग जो मुजरिम नहीं थे, उन्हें फंसाया गया, मैंने बचाया, तो वो मेरे एहसानमंद हैं। उनसे मदद ले सकता हूं मैं। पुलिस वालों पर अब मुझे भरोसा नहीं था। ऐसे ही 2 लोगों को मैंने हायर कर लिया था अगली रात के लिए, क्योंकि यहां पर किसी और की मदद मैं ले नहीं सकता था, भरोसा किसी पर कर नहीं सकता था। वो 2 लोग घर के बाहर ही बुरी हालत में मेरी मदद करते। अपनी बीवी को मैं बेसमेंट में जाने के लिए तैयार कर चुका था, लेकिन मुझे डर इस चीज का था, अगर हालात बिगड़े फिर मैं क्या करूंगा। अपनी बीवी को घर से बाहर भेज नहीं सकता, इससे भविष्य बदल सकता है।
जो घटनाएं मुझे फोन पर सुनाई पड़ी हैं उससे सब कुछ अलग हो सकता है। मुझे लगभग उसके समान करना है बिना किसी को बताए। रात के वक्त सच में वहां पर कई लोग थे जो घर के बाहर थे, लेकिन मेरे लिए सबसे बुरी चीज ये थी कि मेरी लैंडलाइन की तार काटी जा चुकी थी। मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, जैसे वहां जैमस लगा दिए गए हों। तब मैंने देखा बाहर खड़ी वो एक गाड़ी जिसमें मेरे 2 साथी थे। वो मुझसे गद्दारी कर चुके थे। कोई भी हो सकता है, ये किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ शक के बिना पर उन्हें बाहर खड़ा किया है। उन्होंने शायद ये बताया होगा। पूरा सच मैंने किसी को नहीं बताया था। कई लोग थे जिन्होंने घर की खिड़कियों को तोड़कर अंदर आने की पूरी प्लानिंग कर ली। मेरे पास सिर्फ एक हथियार था, मेरी राइफल, जो मैंने बेसमेंट में पहले से छिपा रखी थी। ये कोई लीगल हथियार नहीं था, लेकिन इलीगल तौर पर इस पर मैं पिछले कुछ समय से तफ्तीश कर रहा था, तो यहां पर ये रखी हुई। मैंने साफ करके इसको तैयार कर लिया था। मैं उसी कमरे के पीछे वाले रास्ते से बेसमेंट में पहुंच गया। घर में तोड़फोड़ की जा रही थी और मुझे लग रहा था मुझसे गद्दारी की जा चुकी है। फोन में किसी को लगा नहीं सकता। मैं करूंगा तो क्या करूंगा। मैं नीचे था, उन्हें पता चल गया। जब ऊपर किसी को ढूंढा नहीं जा सका। दरवाजे खिड़कियां अच्छे से उन्होंने बंद कर ली थी ताकि कोई बाहर भाग ना पाए। अब मैं बुरा फंसा था। मेरी बीवी रो रही थी। बेसमेंट वाले उस दरवाजे तक वो पहुंच गए। राइफल लेकर मैं सामने से खड़ा था। जैसे ही एक आदमी नीचे आने की कोशिश कर रहा, मैंने उसके टखने पर गोली चला दी। उसकी टांग जख्मी थी, लेकिन ऊपर से गोलियों की बौछार हुई थी। वो 8 से 9 लोग थे, बहुत ज्यादा, और उनमें से किसी एक की आवाज मुझे साफ सुनाई दी। ये कॉर्नर था, बिल्कुल मेरे साथ काम करने वाला। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मारने के लिए वो भी आएगा। तब वो मुझे कहने लगे थे, तुम्हें कितनी बार समझाया, वो केस अपने हाथ में मत लो। कोल्ड केस बंद रहने चाहिए, उससे किसी का नुकसान हो सकता है। लेकिन तुम कहाँ समझते हो, बेवजह वो फाइल को घर तक ले आते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो। हमें सबूत मिटाने में समय लगता है और तुम फिर से नए सबूतों को ढूंढने लगते हो। कितनी बार समझाया था, और इस बार तो तुमने एक गवाह को बचाने की कोशिश तक कर ली। कैसे तुम्हें ये चीजों का पता लग रहा है? आगे क्या होने वाला है तुम किसी तरह से जान पा रहे थे, और हमें लगता है तुम आगे हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हो। तुम कभी ना कभी कड़ी तो जोड़ लोगे और हम सब फंसेंगे। हम पुलिस वाले मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। इससे हम वो खास लूटपाट भी कर पा रहे हैं, आगे वाले गवाहों को भी मिटा पा रहे हैं। लेकिन जब तक तुम नहीं आए तब तक सब कुछ सही चल रहा था, और तुम बेवजह हमें फंसाने पर उतारू हो गए थे। हम पर शक कर रहे थे, और तुम्हें कैसे पता कि आज हम घर आने वाले हैं? उन लोगों ने हमें बता दिया, जहां तुम्हारे लिंक हैं वहां हमारे लिंक भी हैं, और अब तुम बचने वाले नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब तुम और कुछ नहीं कर सकते। बात उनकी सही थी। गोलियों की बौछार के बीच राइफल की एक गोली जब उनके कहीं ना कहीं टकराती, चीखें उनकी निकल जाती, लेकिन वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। मैं नहीं जानता था मैं कितने समय तक यहां उन्हें रोक पाऊंगा। अपनी बीवी की आंखों में देखकर मैंने उससे माफी मांगी थी। शायद अपनी बीवी को यहां से भेज देना चाहिए था, शायद मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए था। भविष्य कुछ अलग होता तो बचने के आसार भी कुछ होते तो सही। क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन एक और ऐसा संयोग हुआ जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। एक धमाके की आवाज जो ऊपर से आई, जिस कारण ऊपर घर को आग लग गई। राइफल लेकर मैं सामने खड़ा था। जैसे ही कोई नीचे आने की कोशिश करता मैं गोली मार देता। वो पीछे हो गए। ऊपर आग लग चुकी थी। बाहर आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिल रहा। नीचे बड़ी पुरानी फ्रिज थी जो मैंने दरवाजे के आगे टिका दी। दरवाजा तोड़ने में समय लगता। ऊपर वाले हिस्से में आग ही आग, धुआं नीचे आ रहा, और बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए पीछे वाला वो छोटा रोशनदान जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं घर से बाहर तो निकल पाया अपनी बीवी के साथ, लेकिन भाग रहा था। शायद वो हमारा पीछा करेंगे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। घर धू धू करके जल गया। सभी के सभी लोग घर में थे ताकि मैं बच ना पाऊं। वो सब
उसी घर में जलकर मारे गए थे। वहां एम्बुलेंस आई, पुलिस की कई गाड़ियां आई, मुझसे पूछताछ की गई। मैंने पूरी सच्चाई बताई, लेकिन फोन का सच कोई मानना नहीं चाहता था। इतना था कि मुझे मारने के लिए लोग वहां पर आए। पहचान हुई, वो पुलिस वाले थे। इसके बाद कई केस में उनके नाम को जोड़कर दोबारा से तफ्तीश शुरू हुई। मैं उस केस का हिस्सा रहा। अगले 2 महीनों तक उन केस से इनके रिश्ते साबित हुए। ये गवाहों को मारने का काम कर रहे थे। ये वो लोग थे जो एक बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहे। जब वो पकड़ा गया, एक बड़ा स्कैम सामने आया था। ये पुलिस वाले उनके लिए काम कर रहे। इससे इन्हें तरक्की भी मिलती, लेकिन बेकसूर लोग मारे जाते। पिछले 8 सालों से ये काम कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ मेरे कारण, और मेरी जान भी बची। उस घर में जो आग लगी थी, वो पुराने वाले फोन के फटने के कारण लगी थी। रिपोर्ट में लिखा कि वो फोन में किसी तरह की खराबी आ गई होगी। पुराना था ना, तो उससे चिंगारियां निकली होंगी, जिससे घर में आग लग गई। लेकिन धमाका कैसे हुआ किसी को नहीं पता। वो फोन कुछ हिस्सा उसका जला, लेकिन लोहे वाला आगे का हिस्सा पूरी तरह से ठीक था। दोबारा उसे रिपेयर करवाया जा सकता था। मैंने उस फोन को रिपेयर करके घर में ही रखा हुआ है। बड़ा केस सुलझ चुका है। कई कोल्ड केस दोबारा खोले गए, उन्हें भी सुलझाया हुआ माना गया। पुलिस वालों का नाम उसमें आया। जिसने धोखा दिया वो भी मारे गए। मैं अपने आप तरक्की को पा गया, लेकिन इसमें उस फोन का बड़ा हाथ था। मैं उस फोन के रिंग होने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो फोन दोबारा रिंग नहीं करता, ना वो फोन काम करता है। जैसे वो मेरी किस्मत थी, और मैंने उस फोन को दोबारा चलाने की कोशिश की। मैं उस आदमी के पास भी गया था जिसके पास ये एंटीक फोन आया था। मैंने उससे पूछा था ये फोन उसके पास आया कैसे, और उसके पास एक और अजीब कहानी थी। ये फोन उसके पास कई बार आ चुका है, वो कई बार बेच चुका है। बड़ी कीमत में बेचता है, लेकिन सामने वाला मुफ्त में वापस देकर चला जाता है। लेकिन हर किसी का कहना होता है ये फोन उन्हें भविष्य की जानकारी देता है। वो आदमी को लगता था कि सब पागल हैं। मेरी बात भी उस कहानी से मिलती जुलती थी। कहते हैं यह फोन सिर्फ एक बार जान बचाता है, उसके बाद आपके लिए ये काम नहीं करता। वो फोन मेरे लिए कोई काम वाला नहीं बचा था। उस बूढ़े आदमी को फिर से मैंने फोन वापस कर दिया। अच्छा समय उसके साथ बिताने के बाद अब मुझे कोई कॉल नहीं आ रही थी। शायद मेरी मौत को उस फोन ने टाला था, लेकिन उस फोन का इतिहास क्या है वो मैं कभी जान नहीं पाया। बस अब मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी रहा हूं। एक बड़ा रहस्य मेरी आंखों के सामने से गुजर गया और मैंने महसूस तक नहीं किया।